हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पे जो डीप सीरीज थी उसमें चंद डायनेस्टी पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ कत्यूरी वंश पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए, उत्तराखंड की यूके ट्रिपल एस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कत्यूरी राजवंश का इतिहास में भाग फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। इसमें भाग सेकंड और भाग थर्ड आएंगे आएंगे जिसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरा डीप है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा शासक यहाँ पे छूटेगा नहीं, पूरा डीप यहाँ पे मैं बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे वन लाइनर भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, इसका पूरा जो डायनेस्टी है कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर यहाँ पे लेके आऊँगा आप सभी के लिए। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए। तो दोस्तों, जो तंत्र डायनेस्टी पढ़ाया था मैंने, आप लोगों को कैसा लगा तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए मुझे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, जो तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे, तो अमोघ भूति। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ, कत्यूरी राजवंश का इतिहास। ठीक है, तो देखिए, अमोघ भूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, कौन था? अमोघ भूति। किसका? कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और कुलिंद वंश उत्तराखंड में लगभग तीसरी चौथी शताब्दी की पहली राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, तीसरी और चौथी शताब्दी की पहली राजनीतिक शक्ति थी कौन सी? कुलिंद। ठीक है, जबकि कत्यूर राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे से भी क्वेश्चन भी करूँगा डीप में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो कुलिंद है। जो पहली राजनीतिक ऐतिहासिक शक्तिशाली जो राजवंश है वो कौन था? वो कत्यूरी है। इसे कार्तिकेयपुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एटकिंसन ने किया था। ठीक है, जो इतिहासकार एटकिंसन है उन्होंने इसका प्रयोग किया था कत्यूरी शब्द का। ठीक है, और कत्यूरी राजवंश के संस्थापक बसंत देव है। ठीक है, जिन्हें वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और इसमें कोई भी कन्फ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो दोस्तों, बसंत देव को क्या कहते थे? वासुदेव कहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक था कौन था, तो वहाँ पे वासुदेव आ जाता है। तो बहुत बार आप लोग हर किताब में बसंत देव पढ़ते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होता नहीं है कि वासुदेव भी है करके ना, किसी किसी को, जैसे कोई नए हैं तो उन लोगों को वो लोग क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जिसकी राजधानी जोशीमठ चमोली में थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जोशीमठ ये चमोली का बहुत ही पवित्र स्थल है। जोशीमठ और रोपी ओलवी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, पवित्र स्थान है। यहीं पे जयशंकर प्रसाद जी का, वो जयशंकर प्रसाद शंकराचार्य, सॉरी, जयशंकर प्रसाद नहीं, शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ स्थान है ये। ठीक है, मैंने उसके बारे में आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो यहाँ पे मैंने डाली है उसमें ये जोशीमठ स्थान के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया है। ठीक है, तो देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में पाए गए कत्यूरी राजवंश। ठीक है, कत्यूरी राजा ललितसुर के अनुसार कत्यूरी शासकों की प्राचीनतम राजधानी जोशीमठ चमोली में थी। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में पाए गए कत्यूरी राजा जो ललित सूर था ना, उसके अनुसार कत्यूरी शासकों की जो प्राचीनतम राजधानी थी जोशीमठ चमोली में थी। बाद में नरसिंह देव ने जोशीमठ से बैजनाथ, ठीक है, जोशीमठ तो चमोली में पड़ता है जबकि बैजनाथ कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, मैं राजधानी स्थानांतरित कर दी। किसने करी थी? नरसिंह देव ने। ठीक है, कहाँ से करी थी? जोशीमठ से। ठीक है, ये आप नोटिस कर लीजिए। तो राजधानी स्थानांतरित कर दी, जहाँ से कत्यूरी राजवंश को विशिष्ट पहचान मिली। ठीक है, यहाँ पे कत्यूरी राजवंश का उदय कैसे होता है मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सीरीज़ बना रखी है दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, उससे मुझे आप लोगों का जो फीडबैक मिलता है ना, उससे मेरा मोटिवेट भी बढ़ता है। ठीक है, मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो देखिए देखिए देखिए, कुलिंदु के पतन के पश्चात देवभूमि उत्तराखंड की भूमि पर कुछ नए राजवंशों का उदय हुआ। जब कुलिंद का पतन हुआ, जो राजनीतिक शक्ति थी कुलिंद, जब उनका पतन हुआ तो देवभूमि जो उत्तराखंड है वहाँ पे कुछ नए राजवंशों का उदय होता है। जैसे गोविसाण, कालसी, लाखामंडल, आप लोगों को पढ़ा होगा, पता होगा इस स्थान। अगर पढ़ा भी नहीं होगा तो पता तब भी होगा। ठीक है, कालसी, लाखामंडल, ठीक है, सुना होगा आदि। जबकि कुछ स्थानों पर कुनिंद भी शासन करते रहे। ठीक है, कुछ स्थानों पर कुनिंद भी शासन करते रहे। यहाँ पे कुनिंदों के बाद शक,
कुषाण योधेव वंश के शासकों ने कुछ क्षेत्रों पर शासन व्यवस्था स्थापित की थी। ठीक है, और योधेव कुनिंदु के समकालीन थे। इन्होंने कुनिंदु के दमन में योगदान दिया और जौनसार भावर यानी देहरादून के क्षेत्र में कीर्तिपुर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जौनसार भावर देहरादून में जो पड़ा है, वहाँ पे जौनसारी की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके जो जो नृत्य होता है वो कहाँ, ये देहरादून में एक ये जौनसारी का एक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको कमेंट के जरिए बताइए। दोस्तों मेरा पूछने का बीच बीच में ये रहता है ना कि आप लोगों का थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंड होगा तो आप लोग थोड़ा और अच्छा मज़ा आता है पढ़ने पे, वो शब्द देख के आप लोगों को और अच्छा इतिहास रिलेट करने को मिलता है। तो देखिए, कीर्तिपुर राज्य के अंतर्गत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रुहेलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। ठीक है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना वहाँ। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर, ठीक है, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है और उसमें गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित कीर्तिपुर राज्य का उल्लेख है। ठीक है, किसमें उल्लेख है? जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिशवाणी ने लिखी थी ना, समुद्रगुप्त के शासनकाल में था वो, तो उसके द्वारा। ठीक है, यह गुप्त शासकों के अधीन थे। ठीक है, यह गुप्त शासकों के अधीन थे। 5वीं सदी में कीर्तिपुर राज्य पर नागों ने अधिकार कर लिया था। कौन सी वाली सदी पे नागों ने अधिकार कर लिया था? 5वीं सदी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी वंश ने कीर्तिपुर राज्य पर अधिकार कर लिया। मौखरी वंश के अंतिम राजा ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद कन्नौज पर हर्षवर्धन ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद कन्नौज पर हर्षवर्धन ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन कौन था? ठीक है, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन और यशोमती। ठीक है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को बताया जैसे कि यहाँ पे जो ना यहाँ पे लगभग जो ये पुष्यभूति वंश था ना, पुष्यभूति वंश। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ पुष्यभूति वंश। तो दोस्तों जो प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन क्या था? इसका संस्थापक था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन को इसका संस्थापक माना जाता है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो इसके 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है राज्यश्री, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र होते हैं। एक हर्षवर्धन होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो राजा है। उसके बाद राज्यवर्धन होता है। ठीक है, राज्यवर्धन बड़ा होता है, उसके बाद हर्षवर्धन होता है, और इसकी एक पुत्री होती है, कन्या जिसको हम कहते हैं, वो उसका नाम था ये जो उसकी कन्या थी उसका नाम क्या था? राज्यश्री था। ठीक है, और हालांकि मतलब इसकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम वो था यशोमती। ठीक है, यशोमती उसकी पुत्री का नाम था। तो जो राज्यश्री था ना, राज्यश्री का विवाह जो कन्नौज के मोखरी राजा थे ना, कन्नौज के मोखरी राजा की मैंने बात करी ना यहाँ पे, ग्रहवर्मा, तो उसके साथ होती है। ठीक है, तो आगे का इतिहास में यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, तो इसमें होता क्या है, तो दोस्तों देखिए, मौखरी वंश के जो अंतिम राजा ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद कन्नौज पर हर्षवर्धन ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, ग्रहवर्मा की हत्या के साथ मतलब जब ये होता है, ग्रहवर्मा इसका दामाद होता है, हर्षवर्धन का दामाद कौन होता है? ग्रहवर्मा, यानी जो राज्यश्री इसकी बहन थी उसका पति ये होता है। तब जब ये ग्रहवर्मा की हत्या होती है धोखे से, मतलब किसी के उससे होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी वाइफ है ग्रहवर्मा की, राज्यश्री यानी हर्षवर्धन की बहन जो होती है, तो वो सती होने के लिए जाती है। ठीक है, वहाँ पे भी सती प्रथा का मिलता है, वहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उसके चक्कर में मतलब ये हर्षवर्धन उसे बचाता है, और जिसने ये ग्रहवर्मा की हत्या कर रहता है, तो उसकी मतलब जो देवगुप्त होता है ना, देवगुप्त, तो हर जो मालवा का शासक होता है, ये जो देवगुप्त होता है मालवा का शासक, ठीक है, देवगुप्त, तो ये करता है धोखे से इसकी हत्या। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इतिहास में जाऊंगा तो काफ़ी लंबा यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ फैक्ट आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रखा है मैंने जो। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा समझने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बता दिया है, हिंट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हर्षवर्धन ने अधिकार कर लिया था। कहाँ पे?
कन्नौज पे, ठीक है। कन्नौज पर हर्षवर्धन ने अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन ने उत्तराखंड भ्रमण के दौरान एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह कर लिया था, जो पहाड़ी लड़की है, तो पर्वतीय जो क्षेत्र वाली जो थी उससे विवाह कर लिया। और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हर्षचरित लिखी गई है, ठीक है। जबकि हर्षवर्धन के द्वारा जो पुस्तक हैं वो लिखी गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके द्वारा लिखी गई थी। और वो पुस्तकें जैसे रत्नावली था, ठीक है, और प्रियदर्शिका थी, और एक और थी नागानंद, ठीक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसने जो 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। 3 संस्कृत ग्रंथ किसने लिखे थे? हर्षवर्धन ने। जबकि हर्षचरित हर्षवर्धन के ही उस पे जो लिखा था वो लिखा था बाणभट्ट ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड में आए लोगों का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। संसार में एक नई राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कत्यूर वंश जिसको कहते थे, का उदय हुआ, जिसका प्रथम राजा वसंत देव था, ठीक है, जिसको वासुदेव भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करें इसको, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्या होता है कि कहा जाता है कि वसंत देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के सामंत थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। वसंत देव जो थे कन्नौज के जो राजा यशोवर्मन थे उनके सामंत थे, ऐसा कहा जाता है। यशोवर्मन मौखरी वंश से थे, ठीक है। मौखरी वंश से कौन कौन थे? जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, घरावर्मा भी मौखरी वंश का था, और ये भी मौखरी वंश से थे। और पुष्यभूति जो वंश था उससे संबंधित कौन थे? जो जिसकी राजधानी उनकी जो ये हर्षवर्धन है उसकी राजधानी थानेश्वर थी, तो पुष्यभूति वंश का था वो, ठीक है। उसका पापा, जो हर्षवर्धन का पापा था, वो प्रभाकर वर्धन होते हैं, उसके 2 पुत्र होते हैं, ठीक है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और जो पुत्री होती है राज्यश्री होती है, ठीक है। तो दोस्तों, बताने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझें और साधारण शब्दों में समझें, मैं ये कोशिश रहती है मेरी। लेकिन ये यशोवर्मन मौखरी वंश से थे, लेकिन इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात यशोवर्मन वर्मन कन्नौज पर शासन करते हैं, ठीक है। यशोवर्मन के द्वारा उत्तराखंड के समस्त क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद वसंत देव को सामंत बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक बार और देखिए, यहाँ पे यशोवर्मन है ना, जो यशोवर्मन, ठीक है, जो यशोवर्मन है के द्वारा उत्तराखंड के समस्त क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है, जब यशोवर्मन के द्वारा समस्त उत्तराखंड पे जब विजय प्राप्त हुई थी, उसके बाद वसंत देव को सामंत बना दिया गया था। लेकिन यशोवर्मन कश्मीर के शासक ललितादित्य जो होता है ना, ललितादित्य कहते हैं ना उसको, ललितादित्य मुक्तापीठ जो होता है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है? हार जाता है। तो इसी का फायदा उठाकर वसंत देव ने एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा करी थी। जब वो उससे हार जाता है ना, ललितादित्य से हार जाता है, तो इसके बाद क्या करता है, उसकी ये ऐसी कंडीशन को देख के, ऐसी स्थिति को देख के वसंत देव क्या है, घोषणा कर देता है, एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देता है, और जिससे कत्यूरी राजवंश का उदय हुआ, ठीक है। समझ गए ना यहाँ कैसे उदय हुआ और कौन कौन कैसे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, कत्यूरी राजवंश की 3 शाखाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, 300 वर्षों तक शासन किया था इन्होंने, कत्यूरी राजवंश की 3 शाखाओं ने, हाँ, सिर्फ ये कत्यूरी ही नहीं, जो मतलब इसकी जो 3 शाखाएं थी उन्होंने शासन किया। बाद में राज्य का विस्तार होने पर राजधानी कार्तिकीपुर से अल्मोड़ा स्थापित कर दी गई थी, कत्यूर घाटी के बैजनाथ नामक स्थान पर स्थापित कर दी गई थी। इस राजवंश का इतिहास इसकी बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों पर कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। किस लिपि पे लिखा गया है इस राजवंश का इतिहास? इसके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों कुटिला लिपि में प्राप्त अभिलेखों ताम्रपत्रों के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैंने देखा है, कुटिला लिपि, ठीक है। तो जो इसके इतिहास हैं उसको लिख, ठीक है, ठीक है। ताम्रपत्रों के जो आधार लिखा था उसमें क्या था? कुटिला लिपि थी, हाँ। तो देखिए फिर क्या होता है आगे को, वसंत देव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वसंत देव यानी वासुदेव, कौन है? वासुदेव यानी कौन है दोस्तों, कौन है? ये है संस्थापक। किसके संस्थापक हैं? कत्यूरी राजवंश के, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए वसंत देव को कत्यूरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बागेश्वर के शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोशीमठ का नरसिंह मंदिर वसंत देव के द्वारा बनाया गया। इसकी पत्नी का नाम राजनारायणी देवी था। वसंत देव ने परम भट्टारक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम बनाता है, ठीक है, डीप से यहाँ पे पूछेगा। तो इसकी जो उपाधियाँ थी, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को समुद्रगुप्त ने भी ऐसी ये श्रीगुप्त शरण और समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक, वो गुप्त वंश में जो शासक थे ना, उन्होंने भी ये उपाधियां धारण की थी, ठीक है। कंपेयर कर रहा हूँ मैं, थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझें, ठीक है। तो देखिए बागेश्वर में एक देव मंदिर, जो बागेश्वर में एक जो है देव मंदिर के लिए श्रवेश्वर नामक गांव दान में दे दिया था। और इसके अलावा इस वंश से पुत्र संबंधी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस वंश से पुत्र संबंधी कोई जानकारी नहीं मिलती है। यदि वसंत देव का कोई पुत्र होगा भी तो कमजोर रहा होगा, जिससे खरपर देव ने हटा दिया होगा, ठीक है। और खरपर देव ने अपने वंश की स्थापना कर दी। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहे हो, या तो कमजोर होता होगा बल उसका पुत्र, या तो उसका इतिहास नहीं मिलता है, ठीक है। इस टाइप का मिलता है हमें ये अभिलेखों के द्वारा, ठीक है। और ये जैसे खरपर देव ने हटा दिया होगा और ये खरपर देव ने अपने वंश की स्थापना कर दी होगी, ठीक है। अब देखिए खरपर देव की अगर बात करें तो खरपर देव वंश होता है। तो खरपरदेव कौन था, क्या था, उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। खरपरदेव वंश का सबसे पहला शासक खरपरदेव था। यह यशोवर्मन के समकालीन था, ठीक है। और इस वंश का जो मौखरी वंश का था ये शासक, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक त्रिभुवन राज था, ठीक है। खरपरदेव की बात कर रहे हैं। इसने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमिदान में दी और किरात पुत्र को हराकर उससे संधि की, ठीक है। जो किरात पुत्र को हराकर उससे संधि की। भूदेव के अभिलेख के अनुसार त्रिभुवन, ठीक है, भूदेव के अभिलेख के अनुसार त्रिभुवन देव के पिता कल्याण राज थे, ठीक है। और माता का नाम क्या था, ये लद्धा देवी, ठीक है। लद्धा देवी माता का नाम था। त्रिभुवन देव के पिता का नाम कल्याण था, ठीक है। माता का नाम लद्धा देवी था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो ये त्रिभुवन राज है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नालंदा अभिलेख के अनुसार राजा त्रिभुवन के समय बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, जो पाल वंश का संस्थापक था धर्मपाल ने, गढ़वाल पर आक्रमण किया था। जो नालंदा अभिलेख है ना उसके अनुसार, ठीक है, जब त्रिभुवन का चल रहा था यहाँ पे उस टाइम पे। और यह माना जाता है कि त्रिभुवन देव की हार हुई थी और उसके बाद निम्बर वंश की स्थापना हुई, ठीक है। अलग अलग आए लेकिन कहा जाता है कि मतलब जो वंश वंश एक ही था, ठीक है। मतलब अलग अलग कहने का मतलब ये है कि जैसे वही वाला नहीं, मतलब कि नाम के अनुसार, या मतलब एक वो होता है तो अपने नाम के अनुसार इन लोगों ने अलग अलग इस टाइप के रखे जो वंश थे ना अपने नाम के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए यह माना जाता है कि त्रिभुवन देव की हार हुई, उसके बाद निम्बर वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बागेश्वर लेख में बसंत देव के बाद कत्यूरी राजाओं के नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, ठीक है। कत्यूरी राजाओं का नाम उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी, ठीक है, कल्हण किसकी रचना है, वो मतलब राजतरंगिणी किसकी रचना है, राज तरंगिणी, तरंगिणी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, ठीक है। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी कल्हण ने, कल्हण, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोटिस कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि कल्हण की राजतरंगी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र पर जीतने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसी में किया गया है राजतरंगिणी पर। इतिहासकारों के अनुसार उस समय कार्तिकेयपुर में खरपरदेव का शासन था, इतिहासकार ऐसा मानते हैं, ठीक है। जिस समय मतलब ये पुस्तक लिखी गई थी ललिता मुक्तापीड़ के अनुसार गढ़वाल पे जीतने का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय कार्तिकेयपुर में खरपर देव का शासन
था, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसी का था। ठीक है, इसी मतलब देखा। उसके बाद निम्बर वंश अगर हम बात करें तो देखिए, निम्बर वंश की स्थापना पहले शासक निम्बरदेव ने की। निम्बरदेव शैव मत के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? ये थे शैव मत यानी शिव जी के। ठीक है, निम्बरदेव ने जागेश्वर के मंदिर समूह में विमानों यानी मंदिर की चोटी का निर्माण करवाया था। ठीक है, जागेश्वर के मंदिर समूह का विमानों का निर्माण इसी ने कराया था। किसने कराया था? निम्बरदेव ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है निम्बरदेव। ठीक है, और उसके बाद उनकी पत्नी का नाम नाथी देवी था। निम्बरदेव के पुत्र इष्टगण देव ने संपूर्ण उत्तराखंड को एकीकरण करने का प्रयास किया। इष्टगण देव की पत्नी का नाम धरा देवी था। इस शासक ने जागेश्वर यानी अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में सबसे अधिक मंदिर बनवाए। किसने बनाए थे? इस शासक ने। किसने? इष्टगण देव की बात चल रही है। ठीक है, इस शासक ने जागेश्वर मंदिर में सबसे अधिक मंदिर बनवाए और नटराज मंदिर, दुर्गा मंदिर, लकुलिश मंदिर और महेश मंदिनी मंदिर, ठीक है, इनका निर्माण कराया था। कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। जैसे नटराज मंदिर, दुर्गा मंदिर, लकुलिश और महेश मंदिनी मंदिर। तो इष्टगण देव का पुत्र ललितसुर कत्यूरी राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं सूर्यवान शासक था। ललितसुर ने 2 शादियां की। ठीक है, ये क्या है ना, मतलब जो ललितसुर है ना, इष्टगण देव का पुत्र, ये सर्वाधिक प्रतापी और सूर्यवान शासक था। ठीक है, इस राजवंश का, कत्यूरी राजवंश का। तो यहाँ पे क्या होता है कि ललितसुर ने 2 शादियाँ की। समा देवी और लया देवी 2 पत्नियाँ थी उसकी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे गरुण भद्र की उपाधि दी गई है। ठीक है, गरुण भद्र की उपाधि दी गई है। वह विष्णु का अवतार यानी 12 अवतार कहा गया है इसको। ठीक है, ललितसुर का पुत्र भूदेव था। ठीक है, जो ललित, पहले तो देखिए इष्टगण का पुत्र ललितसुर था, फिर ललितसुर का जो पुत्र था वो भूदेव था। ठीक है, और भूदेव के बारे में ये भी प्रतापी टाइप का शासक था। ठीक है, और इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसी ने कत्यूर वंश के प्रारंभिक शासकों का उल्लेख किया है। भूदेव दान के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, दान दे देता था, जैसे मंदिर अंदिर बनाने हैं या कुछ इस टाइप का कोई काम करना है तो ऐसे, तो मतलब ये पूरा दानी टाइप का भी शासक था यहाँ पे। ठीक है, तो भूदेव बौद्ध धर्म का विरोध करता था। किसका विरोध करता था? बौद्ध धर्म का। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया भी था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फैक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कि क्या लिखा है कि देखिए, भूदेव बौद्ध धर्म का विरोध करता था। तो मतलब कत्यूर अगर हम यहाँ पे निम्बर वंश की अगर बात करें तो कौन था कि जिसने बौद्ध धर्म से विरोध करता था? तो ये भूदेव था। ठीक है, इसके शासनकाल में सनातन संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार हुआ। भूदेव के शासनकाल में शंकराचार्य जी ने जोशीमठ की स्थापना की थी। भूदेव के शासनकाल में शंकराचार्य जी ने जोशीमठ की स्थापना की थी। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया भी था ना। देखिए, भूदेव के शासनकाल में शंकराचार्य जी ने जोशीमठ की स्थापना की थी। 820 ईस्वी में केदारनाथ में शंकराचार्य जी ने शरीर का त्याग किया था। केदारनाथ में, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे केदारनाथ मंदिर है उसके बगल में इसकी बनाया गया था। ठीक है, इसके यहाँ पे देखिए नेक्स्ट श्रवणादित्य की अगर हम बात करें फिर, वो तो निम्बर वंश के बाद श्रवणादित्य वंश की स्थापना हुई। इस वंश के संस्थापक इनके पुत्र इच्छत देव थे। ठीक है, निम्बर वंश के बाद श्रवणादित्य वंश की स्थापना। इस वंश के संस्थापक कौन थे? इच्छत देव थे। अपने पिता के नाम पर नया वंश चलाया और इनकी माँ सिंधबली देवी थी। तालेश्वर था पांडकेश्वर के ताम्रपत्र में। ठीक है, कहाँ के ये तालेश्वर और पांडकेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं, साफ साफ लिखा है उसमें कि श्रवणादित्य वंश के संस्थापक इच्छत देव थे। इनके पुत्र देशक देव जो एक ब्राह्मणों और अनाथों का दान करने वाला शासक था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सुभिक्षराज देव था। ठीक है, उसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ से सुभिक्षपुर, ठीक है, स्थानांतरित की और इसके बाद इसी के पुत्र नरसिंह देव ने पुनः राजधानी स्थानांतरित करके बैजनाथ यानी बागेश्वर में स्थापित की थी।
ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, आप लिखिए। पुनः स्थानांतरित किसने करी थी बैजनाथ बागेश्वर में? नरसिंह देव ने, ठीक है। और यहाँ पे कतुरी घाटी में असंति देव द्वारा असंति वंश की नींव रखी गई थी, कतुरी घाटी में ही, ठीक है। असंति देव द्वारा असंति देव वंश की स्थापना रखी गई थी, नींव रखी गई थी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कतुरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। कौन था इसका जो अंतिम शासक था? वो था ब्रह्मदेव, ठीक है। तो इसका इतिहास भी काफ़ी है, यहाँ पे देखिए कि कतुरी राजवंश का अंतिम जो शासक था वो ब्रह्मदेव था, ठीक है। कतुरी राजवंश के मुख्य शासकों के अलावा जन स्तुतियों के अनुसार प्रीतम देव, धामदेव, अंतिम शासक ब्रह्मदेव की जानकारी मिलती है, ठीक है। ब्रह्मदेव को विरमदेव के नाम से भी जाना जाता है और यह अत्यधिक अत्याचारी शासक था, ठीक है, अत्याचारी शासक था। और इसने कर में आवश्यकता से अधिक वृद्धि कर दी थी। तिलोत्तमा नाम की लड़की से जबरन शादी की, जिससे राजवंश ने अधर्म फैल गया था। राजधर्म में ये जो राजवंश में अधर्म फैल गया, ठीक है, फैल गया और कतुरी राजवंश का अंत हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसका अभी सेकंड और थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, मैं उसमें थोड़ा सा इसके बारे में और डीप बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं थोड़ा जल्दी बोला था, मैं पढ़ा रहा था क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा रफ्तार से थोड़ा तेज़ पढ़ाने की कोशिश करी, ताकि आप लोग कम से कम टाइम पे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानो, ये मेरा मानना था, इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। गाइज अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।